गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय गणित में अध्याय 13 चतुर्भुज। जैसे आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज जो है वो पतंग के आकार के होते हैं। तो इस तरह से जो फुटबॉल का मैदान हो या कबड्डी का मैदान हो या आपकी कॉपी है या किताब है का उसका एक पेज यदि आप देखते हो तो वो कौन सी आकृति है, वो क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है। तो त्रिभुज में आपका क्या होता है कि जिसमें 3 भुजाएं होती है उसे आप क्या कहते हो, त्रिभुज कहते हो। उसी प्रकार यहाँ पर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, चतुर यानी कि 4 भुजाएं। ठीक है, कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। बंद आकृति ही होती है, खुली आकृति को आप त्रिभुज नहीं बोल सकते। वैसे चतुर्भुज में भी क्या होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होगा, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में 4 कोण बनते हैं, चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। याद आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर चतुर्भुज का डेफिनेशन है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर कितने कोण होंगे, 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण बनेंगे। ठीक है, तो 4 जिसके अंदर के भाग में 4 कोण बनते हैं चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो डायग्राम आपको इस तरह से दिया है ABCD, है ना, जिसमें आपका क्या है, 4 शीर्ष होंगे ABCD, ये आपके 4 शीर्ष हुए। और यदि 2 शीर्षों को मिलाते हैं तो एक भुजा बनती है। तो इस तरह से A और B शीर्ष को यदि आप मिलाओगे तो एक भुजा बनी, A और D शीर्ष को मिलाओगे तो दूसरी भुजा मिली, D और C को यदि आप मिलाओगे तो तीसरी भुजा, C और B को मिलाओगे तो चौथी भुजा। तो इस तरह से चतुर्भुज में कितने शीर्ष हो गए, चतुर्भुज में 4 शीर्ष हो गए। ठीक है, और प्रत्येक 2 शीर्षों को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, भुजा प्राप्त होता है। तो इस तरह से 4 भुजाएं होंगे। अब 4 भुजाएं होंगे तो उसमें क्या होंगे, 4 कोण भी बनेंगे, अंतः कोण बन रहे हैं। तो 4 अंतः कोण कौन कौन से हो गए, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो ये जो कोण है वो दो जो भुजाएं हैं उससे मिलकर बन रहा है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 3 लेटर जब लिखते हैं तो सेंटर वाला का ही मान होता है। तो ए जो भुजा है वो आपका किसे किसे बन रहा है, ए जो कोण है वो आपकी AB भुजा और AD भुजा दोनों से मिलकर बना है। तो इस तरह से क्या लिख सकते हो कि ये ए कोण क्या है, BAD हो गया। ठीक है, और D कोण यदि आप लोगे तो D जो है किससे जुड़ा है, देखो A से जुड़ा हुआ है और C से। तो इस तरह से ADC ये हो गया। C कोण आप यदि लोगे तो किससे जुड़ा है, D और B से। तो क्या लिखोगे, DAB। ठीक है, और यदि B कोण लेते हो तो वो दोनों जुड़ा है A और C से। तो इस तरह से आप कोण लिखोगे CBA। इस तरह से आप देख पाओगे कि चतुर्भुज में इस प्रकार के अंग होते हैं कि चतुर्भुज में तो सबसे पहले 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भुजाएं होती है, AB, BC, CD और DA, ये 4 भुजाएं होती है। इसमें 4 शीर्ष होते हैं, है ना, ABCD, तभी आपकी भुजाएं प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद अंतः कोण बनता है, तो अंतः कोण भी 4 होंगे ABCD। तो उसको इस तरह से लिखा गया है कि जो कोण होते हैं वो 2 भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए दोनों भुजाओं के मान लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं। तो कोण A की बात करोगे तो किससे रिलेटेड है, तो B और D से रिलेटेड है, तो BAD लिखा है। ठीक है, D कोण जो है किससे रिलेटेड है, A और C से लिखा है, इसलिए एंगल ADC लिखा है। C कोण है वो D और B से रिलेटेड है, इसलिए लिखा है एंगल DCB एवं, और B कोण जो है वो आपका A और C से रिलेटेड है, इसलिए लिखा है एंगल CBA। इस तरह से चतुर्भुज में 4 कोण बनते हैं। नेक्स्ट हम चतुर्भुज में पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज का अंतः भाग और बाह्य भाग। तो चतुर्भुज का अंतः भाग क्या होता है, चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग, चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाएगा। एवं तल का वह भाग जो चतुर्भुज के बाहर रहता है चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाता है। इसको एक सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो ये एक कबड्डी का मैदान है। इस कबड्डी के मैदान में देखोगे कि बच्चे अंदर की ओर है, तो जो बच्चे अंदर की ओर है वो क्या होगा, चतुर्भुज के अंदर है, तो वो चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाएगा। ठीक है, और जो बच्चे बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या होगा, चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाएगा। ठीक है, तो अंदर है तो अंतः भाग, बाह्य है तो
बाह्य भाग। तो इस तरह से चतुर्भुज का अंतःभाग और बाह्य भाग को समझ सकते हैं। संलग्न भुजाएं एवं सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज की भुजाएं जो किसी एक बिंदु को हम क्या कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो जो बिंदु होते हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो एक ही शीर्ष पर एक दूसरे को मिलती है या काटती है, उसे हम संलग्न भुजाएं कहेंगे। इसे आप किस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु आप ले लो P, ठीक है, एक बिंदु या एक शीर्ष ले लो आप P, तो P से कौन कौन जुड़ा हुआ है, संलग्न, लग्न यानी कि जुड़ा होना, ठीक है, संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर P बिंदु जो है उससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, PS और PQ, ये जुड़ा हुआ है ना। तो PS और PQ जो भुजा है वो क्या होंगी, संलग्न भुजा होंगी। उसी प्रकार यदि आप Q के लिए ले लो तो Q जो है वो किसे किसे जुड़ा हुआ है, P से जुड़ा हुआ है और R से। तो इस तरह से PQ और QR जो है वो दोनों संलग्न भुजाएं होंगी। S के लिए आप लोगे तो S से किसे किसे जुड़ा है, P से जुड़ा है, R से जुड़ा है। तो PS और SR ये दोनों जो भुजाएं होंगी वो संलग्न भुजाएं होंगी। उसी प्रकार आप R के लिए लोगे तो R के लिए आप देखोगे तो S से जुड़ा है और Q से जुड़ा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि SR और QR जो भुजा है वो संलग्न भुजाएं होंगी। ठीक है, तो संलग्न का मतलब है जो लगा होता है। किसी एक ही बिंदु से यदि दो भुजाएं जो है वो मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो आपको उसको क्या बोलना है कि वो दोनों क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कैसे होगी, जैसे कि यहाँ पर चित्र में आपको दिया गया है PQ, आपको दिख रहा है भुजा PQ, ऊपर की ओर है भुजा PQ एवं RS। ठीक है, भुजा PQ और RS भुजाएं जो है वो परस्पर नहीं मिल रही है कि एक दूसरे से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये जो भुजाएं है वो सम्मुख भुजाएं होंगी, यानी कि सम्मुख, अपने सामने, है ना, अपने चेहरे के सामने। मुख यानी क्या होता है, चेहरा, है ना, तो अपने चेहरे के सामने। तो हम यदि आईने में देखेंगे तो हमारे सामने होगा, है ना, तो इस तरह से हमारे सामने होनी चाहिए, तो वो भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी। तो यहाँ पर PQ भुजा जो है वो RS भुजा, दोनों जो है वो एक दूसरे से को कभी नहीं मिल रही है, परस्पर मिल नहीं रही है, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा संलग्न कोण एवं सम्मुख कोण। संलग्न यानी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगा हुआ होना चाहिए, और सम्मुख यानी क्या बताया, जो सामने होता है। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख पाओगे, यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखा है कि चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जो संलग्न ना हो, ठीक है, ऐसे दो कोण जो संलग्न ना हो वो क्या होंगे, सम्मुख कोण कहलाएंगे, और जो संलग्न होंगे वो क्या होंगे, संलग्न कोण कहलाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ABCD, ठीक है, क्या है, ABCD। तो यहाँ पर क्या होता है, चतुर्भुज में 4 अंतः कोण होते हैं, इनमें से 2 कोण संलग्न कोण कहलाते हैं, जिनमें चतुर्भुज की एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, संलग्न कोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर भुजा DA ले लो, ठीक है, भुजा DA और AB भुजा पर बना है कौन, कोण A बना है, तथा B यदि कोण ले रहे हो तो वो कोण किस पे बना है, AB और BC से पर बना है। इसमें भुजा AB उभयनिष्ठ है। ठीक है, AB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो अतः कोण A जो है और कोण B जो है वो संलग्न कोण होंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो कोण संलग्न कोण कहलाएंगे जिसमें चतुर्भुज की एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में कहोगे तो एक ही भुजा पर यदि कोण बन रहा है, एक ही भुजा पर कोण बन रहा है, देखो जैसे यहाँ पर A भी भुजा है, तो A भी भुजा पर A पर कोण बन रहा है, B पर कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो संलग्न कोण होंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो कि एक ही भुजा पर यदि 2 कोण बन रहे हैं तो वो कौन से कोण होंगे, संलग्न कोण होंगे। ठीक है, और ऐसे 2 कोण जो संलग्न ना हो यानी कि जुड़ा हुआ ना हो, क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। जैसे कि देखो A से D जुड़ा है, A से B जुड़ा है, तो ये दोनों कोण संलग्न कोण नहीं होंगे। A के सामने जो होगा, तो A के सामने कौन है, C, तो ये जो है वो संलग्न कोण होगा। B से कौन जुड़ा है, A जुड़ा है, C जुड़ा है, तो ये दोनों संलग्न नहीं, सम्मुख नहीं होंगे। सम्मुख कौन होगा, D होगा, तो B के सम्मुख D कोण है।
सी के सम्मुख आप लोगे तो सी के सम्मुख ए कोण हो जाएगा, उसी प्रकार डी के सम्मुख लोगे तो बी कोण होगा। तो इस तरह से संलग्न यानी कि एक ही भुजा के से जो जुड़ा है, एक ही भुजा पर यदि दो कोण बन रहे हैं तो वो संलग्न कोण है, और यदि जुड़ा हुआ नहीं है, सामने की ओर है, तो वो सम्मुख कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संलग्न कोण और सम्मुख कोण को समझ सकते हो। ठीक है, बस यही याद रखें कि एक ही भुजा पर यदि बन रहा है तो दोनों कोण संलग्न कोण होंगे, और यदि सामने की तरफ कोण है तो वो सम्मुख कोण होगा। चतुर्भुज के यहाँ पर विकर्ण की बात कहें तो चतुर्भुज के विकर्ण के आप देखोगे तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं ए और सी को मिलाती हूँ, शीर्ष दो शीर्ष मैं ले रही हूँ जिन्हें सम्मुख शीर्ष लेना है। ठीक है, सम्मुख यानी कि सामने की तरफ शीर्ष लेना है। यदि हम उसको मिला रहे हैं तो जो रेखाखंड AC खींचा गया है, तो जो रेखाखंड AC खींचा गया है वही जो है चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। ठीक है, इसी तरह यदि मैं B और D से यदि मिलाऊं तो रेखाखंड यदि मैं BD खींचती हूँ तो रेखाखंड जो BD है वो विकर्ण होगा। इस तरह से चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? दो विकर्ण हो सकते हैं, जैसे कि AC एक हुआ और BD एक हुआ, तो दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, चतुर्भुज का एक विकर्ण आप ले रहे हो AC, वो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में आपको बांटते हुए दिख रहा होगा, एक ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ। तो चतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, चतुर्भुज को कितने विकर्ण में एक विकर्ण जो है वो दो त्रिभुजों में बांटता है। तो चतुर्भुज का यदि आप टोटल करोगे, है ना, तो त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 पढ़े हमने। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज है तो 180 और 180 मिलके कितने होते हैं? 360। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, तो दो त्रिभुज के हिसाब से 180 180 जोड़ोगे तो आपका 360 होता है। तो इस तरह से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो मैंने जितने भी आपको डेफिनेशन आपको समझाया उसी से संबंधित हमारे प्रश्नावली 13.1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। अ नंबर दिया है किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, ब नंबर दिया है किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो खलिस्थान में बांटता है, तो किसमें बांटता है? दो त्रिभुजों में बांटता है, तो वहां पर त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, पहले में क्या आएगा? दो विकर्ण होते हैं, दूसरे में आ जाएगा दो त्रिभुजों में बांटता है, तीसरा हो जाएगा चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? अभी मैंने बताया कि दो त्रिभुज होते हैं तो 180 180 मिला के कितने होते हैं? 360। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, द नंबर दिया है चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के कितने जोड़े होते हैं, तो देखो चतुर्भुज में तो चार कोण होते हैं, लेकिन सम्मुख बोल रहा है यानी आमने सामने, तो कितने होते हैं? सिर्फ दो ही जोड़े होते हैं, जैसे कि AC होगा और BD होगा। ठीक है, तो ये दो जोड़े हुए। ठीक है, और यह नंबर दिया है किसी चतुर्भुज में खालिस्तान शीर्ष होते हैं, तो किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ABCD करके चार शीर्ष हुए, जिसमें कोई खालिस्तान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं हो सकते। तो एक सरल रेखा में यदि लोगे तो कोई दो तो एक सरल रेखा में हो सकता है, लेकिन तीन जो है वो एक सरल रेखा में नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर्भुज आपका एक बॉक्स की तरह बनता है ना, तो तीन शीर्ष जो है वो एक सरल रेखा में नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपको दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है दिए गए कोणों में अंतःकोणों के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं, चारों कोणों को ये कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा करके चार चार कोण दिख रहे हैं। ठीक है, चारों कोणों को यदि आप जोड़ते हो तो यदि 360 अंश आ गए तो वो क्या है? चतुर्भुज का समूह है। और यदि चारों को जोड़ के 360 नहीं आ रहा है तो वो चतुर्भुज का समूह नहीं है। जैसे कि चौथा नंबर आप देखोगे 90 90 90 90 ऐसा दिया है, तो 90 90 के जोड़ोगे तो 180, फिर 90 90 के जोड़ोगे तो 180, तो इस तरह से 360 तो ये हो गया। तो चौथा वाला जो समूह है वो क्या है? 360 पूरा टोटल आ रहा है, तो ये जो समूह है क्या है? चतुर्भुज के लिए संभव हो सकता है। ठीक है, बाकी आप तीन जो और दिए गए हैं उनको भी आप जोड़ के देखिए कि क्या 360 अंश आ रहा है या नहीं। ठीक है, 75 75 75 और 135 अंश, इस चारों को जोड़ो, यदि 360 अंश आ गया तो चतुर्भुज के लिए संभव है, और यदि नहीं आ रहा है तो चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 8, सत्य असत्य कथन छाटिए। उसमें दिया है पहला, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग
4 समकोण होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोण यानी कि कितने होने चाहिए, यहाँ पर 360 होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 90 90 90 90, तो ये 360 हो जाता है। तो 90 को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इसमें 4 समकोण हुए कि नहीं, तो ये क्या हुआ, सत्य हो गया। दूसरा वाला है, चतुर्भुज के एक विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है चतुर्भुज को 2 ही त्रिभुजों में बांटता है ना। तो इसमें 4 लिखा है, तो यह सत्य हो गया। चतुर्भुज में संलग्न कोणों के 4 युग्म होते हैं, संलग्न कोणों के, ठीक है, तो इसमें 4 युग्म हो गए, ये सत्य हो गया। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के 4 युग्म होते हैं। सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने होता है, तो उसमें तो 2 ही जोड़े होते हैं, खाली स्थान में भी हमने पढ़ा, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, पांचवा हमको दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों में से प्रत्येक 90 अंश का नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के हो सकते हैं, हमने प्रश्न नंबर 2 में भी देख लिया। ठीक है, और 4 समकोण होते हैं, ये भी हमने अभी सत्य प्रूफ किया है। तो इस तरह से चारों जो कोण है वो 90 अंश के हो सकते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो सकता है, इसलिए ये असत्य होता है।